वेरी वॉर्म वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 8 मई 2022 है और दिन है संडे। फॉर न्यू स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू कि संडे को हम क्या करते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स होते हैं पिछले हफ्ते के, यानी कि पिछले 5-6 दिनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम संडे को फिर से रिवाइज करते हैं। रिवीजन इज़ द की। आप नई नई चीज़ें हर रोज़ सीखते हैं और अगर आप इनको रिवाइज नहीं करेंगे तो होगा क्या पता है, कुछ दिनों के बाद ये सारी चीज़ें आपको याद भी नहीं रहेगी। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपके दिमाग से चले जाएंगे। तो रिवीजन इज़ द की। रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट नई चीज़ों को सीखना है उतना ही इम्पोर्टेंट उन्हीं सारी चीज़ों को, जो चीज़ें आपने सीखी है उनको रिवाइज करना भी उतना ही क्रूशियल है, उतना ही important, and that's why this particular lecture is very very important for your preparation. Dear friends, एक रिक्वेस्ट है, राइट? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही सीरियस रिक्वेस्ट है। आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर दिस लेक्चर विथ अदर स्टूडेंट्स। आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर इट ऑन एवरी सिंगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉसिबल, राइट? एक और चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ। आई नो हमारा दिमाग कैसे काम करता है कि समवन एल्स विल शेयर इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको शेयर कर रहे हैं तो मैं क्यों शेयर करूँ, राइट? दिस इज़ ए पर्सनल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी टू यू। मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आई एम नॉट एड्रेसिंग टू मासेस, आई एम नॉट एड्रेसिंग टू एज ए कोई भीड़ को मैं एड्रेस नहीं कर रहा हूँ। मैं पर्सनली 1-to-1 आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। एंड आई वॉन्ट यू to take active part in the sustainable growth of this series as well as sustainable growth of this particular channel, that is Curiously Education. Thank you very much to all those students जो हर रोज़ इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। हीट वेव, द हिंदू का ये आर्टिकल है। दोस्तों, आई डोंट हैव टू टेल यू, आई एम श्योर आप सब ने इस चीज़ को फील किया होगा कि अब ऐसा लग रहा है कि हम एक बहुत बड़ी बेकरी में जी रहे हैं, राइट? हर तरफ हीट वेव्स हैं। मीन्स लिटरली 10-11 बजे के बाद घर के बाहर निकलना जो है, इट बिकम्स वेरी वेरी पेनफुल, वेरी डिफ़िकल्ट। और ये माहौल जो है वो 5-5:30 बजे तक रहता है, राइट? काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अप्रैल का महीना जो है, इसमें नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर्स को काउंट किया जाए तो पता चलता है कि 122 ईयर्स का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर हमें 2022 इस साल देखने को मिला है। 1 अप्रैल से 28 अप्रैल की बात करें तो ये जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया, तो इसमें एवरेज मंथली, रिमेंबर ये एवरेज है, राइट? ये मीन्स अगर आप इसको छोटे छोटे एरिया, सब डिविजनल एरियाज़ में अगर देखेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा भी होगा, लेकिन एवरेज पूरे एक बड़े रीजन की नॉर्थ वेस्ट की, नॉर्थ ईस्ट को तो हमने अभी देखा 7+1 जो हमने देखा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ वेस्ट, राइट? इसमें राजस्थान आ गया, गुजरात एक्सेट्रा। तो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमें 35.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है और सेंट्रल इंडिया में 37.78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिला। और बहुत सारे ऐसे रीजन्स, अगर उसके थोड़ी गहराई में अगर आप जाएँ, सब डिविजनल टेम्परेचर्स देखें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मिड 40s में था, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको ईजिली ब्रीच कर दिया है। और अभी आज से मीन्स येस्टरडे से, संडे से मई महीने की शुरुआत होगी। एंड रिमेंबर, मे इज़ द हॉटेस्ट मंथ, राइट? सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मंथ हमारे देश के लिए अगर कोई होता है तो दैट इज़ मे। और 122 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो आई एम श्योर मे इज़ गोइंग टू बी मच मोर पेनफुल, मच मोर हाई इन हीट। अब आईएमडी क्या कहता है? आईएमडी ये कहता है कि नॉर्थ और वेस्ट इंडिया जो हैं, ये सिजलिंग इसमें कंटिन्यू रहेगी, यानी कि यहाँ पर और ज़्यादा गर्मी हमें देखने को मिलेगी और लोगों को सीवियर हीट वेव्स के लिए या फिर इन जनरल हीट वेव्स के लिए जो है वो तैयार रहना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, मार्च और मीन्स अप्रैल और मार्च में गर्मियाँ हो गई, लेकिन अब वहाँ पर उतनी ज़्यादा गर्मियाँ नहीं। फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में कुछ बारिश हुई है, तो यहाँ पर बारिश की वजह से थोड़ा बहुत टेम्परेचर जो है वो ईजी हुआ है, लेकिन इन जनरल
हीट वेव जो है वो कंटिन्यू रहेगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, हाइड्रेटेड रखें, राइट। ये जनरल अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ। इतनी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि अगर हो सके तो अवॉइड गोइंग आउट बिटवीन दिस आवर्स, लाइक 11-12 बजे के बाद और 5 बजे तक अवॉइड कीजिए बाहर जाना, राइट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो या तो आप अपना जो शेड्यूल है उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई या फिर अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। दोपहर में यू कैन टेक ए रेस्ट, राइट। आप सो सकते हैं 1-2 आवर्स के लिए, क्योंकि उस टाइम पर वैसे भी काम करने का मन नहीं करेगा और रात को फिर आप देर तक काम कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रॉपर एक स्लीप जो है ना, जो हम लेट्स से 7-8 आवर्स के लिए कंटिन्यूस स्लीप लेते हैं, तो उसको आप इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर सकते हैं कि 6 घंटे रात को और 2 घंटे दोपहर में, फिर जो भी आपको बेस्ट लगे यू कैन डू इट, राइट। अब हीट वेव कब डिक्लेयर की जाती है? आईएमडी क्या कहता है, इंडियन मीट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कहता है कि किसी एरिया में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए या फिर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 4.5 नॉचेस ज़्यादा हो जाए, तो फिर उसको हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। और सीवियर हीट वेव कि नॉर्मल टेम्परेचर से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उस क्षेत्र को सीवियर हीट वेव से अफेक्टेड क्षेत्र डिक्लेयर किया जाता है। अब जनरली क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में ऐसे समय पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, राइट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से मेडिटेरेनियन जो सी है ना, वहाँ से पानी इवोपरेट होता है और फिर क्योंकि करंट जो है वो इस तरफ मीन्स ईस्ट की तरफ जाता है, लेकिन इसका जन्म वेस्ट में होता है, तो इसलिए इसका नाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है। तो ये मॉइस्चर जो है इसको ये जेट स्ट्रीम वाली हवाएं जो हैं वो लेकर आ जाती हैं हमारे देश तक, और फिर नॉर्थ इंडिया में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, तो ये गर्मियों से थोड़ा एक छुटकारा हो जाता है। लेकिन 5 जितने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो गए अप्रैल में, लेकिन इतनी कोई ख़ास बारिश या फिर बारिश जैसा कोई माहौल नहीं बना, तो इसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट जो ला नीनिया है सेंट्रल पैसिफिक ओशन में, अल नीनो और ला नीनिया ये 2 सिचुएशन होती है। दोस्तों हमने इससे पहले भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा की थी। आज क्योंकि दूसरे टॉपिक्स कवर करने हैं तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन आई वुड से कि अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है, पहली बार इसको देख रहे हैं, दैन डोंट वरी एट ऑल। ये ला नीनिया और एल नीनियो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं कि इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मई महीना बाकी है। मई महीने में फोरकास्ट भी आएगा आईएमडी का, तो उस टाइम पर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि कुछ दिनों पहले ही हमने बात की थी नॉर्मल मॉनसून के बारे में, लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है, और ये चीज़ आप याद रखिए, राइट। इसको भूलना मत कि अब लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है इसको अपडेट की गई है, ये है 87 सेंटीमीटर, राइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भारत की एलपीए कितनी है, 87 सेंटीमीटर। तो कीप दिस थिंग इन माइंड। जैसे मैंने आपको बताया कि मई महीने में आईएमडी जो है वो फोरकास्ट नया लेकर आएगा, तो उस टाइम पर ला नीनिया, अल नीनियो, फिर वी हैव दिस इंडियन ओशन डायपोल, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम फिर से बात करेंगे, राइट। तो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। अब ये जो हमारे पास ये अपडेट्स आ रही है, इसका फ़ायदा ये है कि एटलीस्ट हमें पता चल जाता है कि राज्य सरकारों को किस प्रकार की प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए। और ग्रीन हाउस गैस की वजह से या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिली है, जैसे कि बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, तो ये एक इसकी एक इम्पैक्ट है। और दूसरी चीज़ जो है वो है कि रेनलेस स्पेल्स, यानी कि जो गैप्स हैं, बारिश हुई फिर नो बारिश और फिर से ज़्यादा बारिश। तो पहले क्या था, पहले कुछ ग्राफ इस प्रकार का दिखता था बारिश का, कि धीरे धीरे जून में शुरुआत होती थी, जुलाई और अगस्त, जुलाई में पीक, फिर अगस्त का टाइम, और फिर धीरे धीरे करके बारिश ख़त्म हो जाती थी। अब क्या हो रहा है, अब ज़्यादा बारिश हो गई एक दिन या फिर एक हफ्ते में, फिर बारिश नहीं होती है, फिर से इस प्रकार की सिचुएशन, इस प्रकार की एक पैटर्न जो है वो देखने को मिली है। और इसकी वजह से फ्लडिंग होता है, अर्बन फ्लडिंग और ये सारी चीज़ें। और अर्बनाइजेशन की वजह से एक और चीज़ हुई है, इसको कहते हैं हीट आइलैंड इफ़ेक्ट, क्योंकि आपके रोड्स हैं, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हीट को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो हमारे सिटी एरिया में हमें ज़्यादा हीट फील होती है, तो इसको कहते हैं हीट आइलैंड इफ़ेक्ट। तो इसकी वजह से कुछ डिग्रीज सिटी का टेम्परेचर जो है वो दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा होता है, और हीट वेव की
इम्पैक्ट जो है वो सिटी में रहने वाले लोगों को भी ज़्यादा हो रही है। पिछले 50 सालों का आंकड़ा ये कहता है कि 17,000 लोगों को मीन्स हीट वेव की वजह से 17,000 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई। अब हमें हीट वेव की वजह से होने वाली मृत्यु जो है उसको एक डिज़ास्टर के तौर पर या फिर डिज़ास्टर विक्टिम के तौर पर इनको देखना चाहिए और इनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ प्राइवेट और पब्लिक वर्क प्लेसेस जो हैं यहाँ पर भी हीट वेव के रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए। मीन्स आई वुड से कि कुछ सालों पहले जापान ने क्या किया पता है कि अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं समर के टाइम पर तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो फॉर्मल कपड़े हैं वो पहनिए, सूट्स पहनिए, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में ये कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा चल रही हैं। आप देखिएगा कि समर के टाइम पर भी लोग जो हैं वो 3 पीस सूट पहनकर कहीं पर जाते हैं या फिर 3 पीस सूट पहनकर पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं। दैट इज़ नॉट लॉजिकल। मीन्स अच्छा लगता है। देखिए शादी में आप कहीं पर गए, कुछ हाफ एन आवर के लिए आपने अगर सूट पहन लिया तो दैट्स ओके, तो चलेगा, शाम का वक्त है, इट्स ओके। लेकिन दोपहर के टाइम पर इतने हेवी कपड़े जो हैं वो नहीं पहने। तो जापान ने क्या किया, जापान ने ये नियम बना लिया कि आप इनफॉर्मल कपड़े पहनकर, आप शॉर्ट्स पहनकर, टी शर्ट्स पहनकर ऑफिस जा सकते हैं। मीन्स आपका काम जो है वो इनफैक्ट और अच्छा होगा जब आप कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि जापान ने एयर कंडीशन का जो टेम्परेचर है ना उसको भी 28 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया। उससे कम आपके एयर कंडीशन का टेम्परेचर नहीं होता है जापान में, जो नए एसीज हैं उसमें। तो हमारे यहाँ पर ऐसे कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट दोपहर के टाइम पर आप लेबर वर्क और इन सारी चीज़ों को ऑफ कर दीजिए, रात के टाइम का इस्तेमाल कीजिए, अर्ली मॉर्निंग का इस्तेमाल कीजिए। ऑफिस में जाने वाले लोग जो मीन्स ऑफिस का टाइम थोड़ा चेंज हो जाए, अगर राइट अर्ली थोड़ा स्टार्ट कर दे, लेट्स से 7 बजे 8 बजे लोग स्टार्ट कर दें। और सेम थिंग गोज विद स्कूल का टाइम चेंज करना। तो जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है वो सारी चीज़ें अगर हम करें, मीन्स ऑफिस, ये हर एक एंटरप्रेन्योर को ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे तो लोगों को थोड़ी बहुत राहत जो है वो हो जाएगी। रीसेट आफ्टर यूक्रेन, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूरोप के 3 देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं। वन इज़ जर्मनी, फ्रांस एंड द थर्ड वन इज़ डेनमार्क। कल मैंने आपको बाल्टिक सी रीजन के बारे में बात की थी और आप में से कल बात की थी या फिर उससे सैटरडे को बात की थी, आई थिंक कल बात की थी, इज़न्ट इट, हमने यस कल ही हमने बात की थी कि कैसे न्यूक्लियर वॉर और वो वाला टॉपिक रिमेंबर। तो फिनलैंड और स्वीडन को आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लोकेट किया होगा। एक स्टूडेंट ने तो ये सारे बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले जो देश हैं उनका नाम भी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड किया था। तो दिस आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू एनीवे। तो ये एक बाल्टिक सी यहाँ पर है, तो मैंने सोचा कि आपको इसके साथ जुड़ी हुई एक चीज़ बता दूं। नाउ लेट्स लोकेट जर्मनी, राइट। तो ये पहला देश है, प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले जो है वो जर्मनी जाएंगे, बर्लिन। आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर विल गो टू पेरिस और उसके बाद वो जाएंगे कोपेनहेगन जो डेनमार्क का कैपिटल है। तो ये 3 यूरोपियन देशों की यात्रा पर प्राइम मिनिस्टर साहब जाने वाले हैं और इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टूर ऑफ कोर्स। द रीज़न इज़ कि विश्व युद्ध 2 के बाद पहली बार हमें यूरोप में इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। यूक्रेन के 5 मिलियन लोग यानी कि 50 लाख लोगों की यहाँ पर बात हो रही है, राइट। रिमेंबर, हमारे देश के लिए 50 लाख इट्स नॉट ए बिग नंबर क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लेकिन ये सारे देश जो है ना उनके लिए 5 मिलियन और इतनी पॉपुलेशन, दैट मीन्स टू मच, राइट। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ऑफ कोर्स 5 मिलियन लोगों की जान की जो वैल्यू है वो हमारे देश में भी उतनी ही है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है और इतने लोग 5 मिलियन लोग अगर रेफ्यूजीज हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। More than 5 million refugees from Ukraine are now living in host countries across the continent. अलग अलग देशों में अब यूक्रेन के लोग जो हैं उनको, कुछ लोगों को जर्मनी ने बुला लिया, कुछ लोगों को दूसरे किसी देश ने, पोलैंड ने बुला लिया, तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब हमने न्यूक्लियर थ्रेट्स के बारे में कल ही बात की थी, तो आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू इट, लेकिन एक रशिया की तरफ से एक न्यूक्लियर थ्रेट जो है
वो भी आई है और रशिया ने बेसिकली यही कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स को भी आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आवश्यकता रही, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत सारा प्रेशर एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें की तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वी हैव टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। ऐसा एक पॉइंट जो है वो रशिया ने रखा है। अब बात करते हैं जर्मनी के बारे में। देखिए ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है इस चीज़ को लेकर जर्मनी का अप्रोच थोड़ा अब पैसिफिस्ट है और जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स, तो वो गए थे रशिया, राइट, वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद वो गए यूक्रेन गए, वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन वो युद्ध रोक नहीं पाए। तो पहले जर्मनी जो है वो काफ़ी एक न्यूट्रल तरीके से था, वो नहीं चाहता था कि दोनों देशों के बीच में युद्ध हो, लेकिन जब युद्ध स्टार्ट हो गया और चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा सीवियर होने लगी और यूएसए का बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा, तो अब जर्मनी ने यह तय किया है कि वो यूक्रेन को कुछ वेपन्स प्रोवाइड करेगा ताकि वो रशिया के सामने टिक सके। और इनफैक्ट जर्मनी ने हथियार प्रोवाइड करने की शुरुआत जो है वो कर दी है। इसी के साथ साथ जर्मनी ने अब ये भी तय किया है कि वो और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा अपने खुद के डिफेंस में, ताकि फ्यूचर में कभी भी जर्मनी को इस प्रकार की सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। जो चांसलर हैं वहाँ के, जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है वैसे वहाँ पर चांसलर हैं, या फिर हमारे देश में जैसे प्रेसिडेंट है तो वहाँ पर चांसलर हैं। तो जो चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स, तो वो एंटी वॉर सोशल डेमोक्रेट हैं और उन्होंने यहाँ तक डिसाइड किया है कि अब मॉस्को यानी कि रशिया से एनर्जी, ऑयल और गैस जो है वो धीरे धीरे करके जर्मनी कम खरीदेगा। नाउ रिमेंबर, रशिया का सबसे बड़ा यूरोप में अगर कोई कस्टमर है ऑयल और गैस का तो दैट इज़ जर्मनी। लगभग 40% जितना एनर्जी मीन्स जो यूरोप को जो गैस चाहिए, जो ऑयल चाहिए, तो 40% जितना जो है वो रशिया से आता है। और इसमें भी सबसे बड़ा कस्टमर अगर कोई है तो दैट इज़ जर्मनी। और जर्मनी के लिए ही नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन है ये डायरेक्टली जर्मनी के लिए ही, मीन्स डेडिकेटेड टू जर्मनी है ये। अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि रशिया ने सारा खर्च उठाया ताकि जर्मनी को वो ये ऑयल एंड गैस जो है वो विदाउट एनी हिंड्रेंस प्रोवाइड कर सके। लेकिन जस्ट इमेजिन कि कितना ज़्यादा प्रेशर होगा जर्मनी पर कि इतना इम्पोर्टेंट सोर्स जो है उनकी एनर्जी का, तो उसको कट डाउन करने के लिए जर्मनी जो है वो तैयार हो चुका है। स्कॉल्स जो हैं उन्होंने कहा द वॉर विल बी एट द टॉप ऑफ द एजेंडा ड्यूरिंग मोदीज विजिट। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की विजिट के दौरान जो वॉर वाली सिचुएशन है दैट विल बी टॉप ऑफ द एजेंडा। और जर्मनी चाहेगा कि एक स्टैंड ले इंडिया, रशिया के खिलाफ कुछ कहें, थिंग्स लाइक दैट। देखिए यूएसए पहले चाहता था कि भारत एक स्टैंड ले, लेकिन अब भारत ने क्लियरली बता दिया है कि हमारा स्टैंड जो है वो ये है। आई एम श्योर जर्मनी के साथ भी यही होगा। जर्मनी की एक्सपेक्टेशन ये है कि भारत कुछ कहे और इट इज़ एक्सपेक्टिंग कि भारत रशिया को अकाउंटेबल ठहराए, ये वो एक्सेट्रा। लेकिन भारत के और रशिया के भी इम्पोर्टेंट टाइज हैं। नो डाउट जिस प्रकार से रशिया बिहेव कर रहा है तो भारत के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग हो चुका है कि हम चुपचाप रहें, कुछ ना बोले। लेकिन एनीवे वी हैव टू मीन्स ये दुनिया को तो भारत यही बताएगा कि क्योंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं तो भारत यही कहेगा कि देखिए हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं और हम न्यूट्रल इसलिए रहें, हमने वोटिंग इसलिए नहीं की ताकि हम रशिया को भी परसुएड कर सके, उनको भी कन्विंस कर सके कि देखिए अब ये युद्ध जो है वो रोक दीजिए एक्सेट्रा। एंड आई एम श्योर भारत जो है वो रशिया के साथ डीपली एंगेज्ड है, उनके साथ बातचीत कर रहा है और भारत चाहता भी है कि ये युद्ध जो है वो रुक जाए, क्योंकि इसकी इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर भी हो रही है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो रही है और इन जनरल इम्पैक्ट भी हमें आज नहीं तो कल देखने को मिलेगी ही, इज़न्ट इट। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की जीत हुई है फ्रांस में, लेकिन फ्रांस में एक और इश्यू हो चुका है। फ्रांस में जो राइट विंग है उसकी एक आप कह सकते हैं ये धीरे धीरे फेमस होता जा रहा है। लास्ट इलेक्शन के कंपैरिजन में इस इलेक्शन को देखें तो राइट विंग जो है उनको काफ़ी ज़्यादा वोट्स मिले कंपेयर टू लास्ट इलेक्शन। और यूरोप के बहुत सारे देशों में ये राइट विंग की वेव जो है वो चल रही है।
तो चीज़ें जो है वो थोड़ी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है. सेम थिंग गोज़ विथ इमैनुअल मैक्रोन एज वेल. प्रेसिडेंट मैक्रोन भी व्लादिमीर पुतिन को मिलने के लिए गए थे मॉस्को. फिर वो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी मिले. वो चाहते हैं कि ऑफ कोर्स जर्मनी की तरह फ्रांस भी चाहता था कि ये युद्ध ना हो, लेकिन ये युद्ध जो है वो फाइनली हो गया. फ्रांस की कुछ कंप्लेंट्स हैं. देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन फ्रांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने कई बार रीयूनियन आइलैंड्स और दूसरे आइलैंड्स को लोकेट किया है, इज़न्ट इट, कि फ्रांस के कुछ आइलैंड्स जो हैं वो इंडियन ओशियन में भी हैं. तो दिस मेक्स फ्रांस ए स्टेक होल्डर इन इंडियन ओशन एज वेल एज इंडो पैसिफिक. अब फ्रांस जो है वो एक डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन ये देश क्वाड का मेंबर नहीं है. दूसरी चीज़ जो ऑकस हुआ, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, के ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है ये यूएसए प्रोवाइड करेगा विद द हेल्प ऑफ यूके. और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में सबमरीन को लेकर डील चल रही थी, और अचानक से ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को ड्रॉप कर दिया और ये ऑकस को ज्वाइन कर लिया. तो फ्रांस जो है उसको बहुत ही बुरा लगा. फ्रांस को लगा कि दिस इज़ बैक स्टेबिंग, कि हमारे ही दोस्तों ने हमारी पीठ पर एक छुरा भोंप दिया. यू नो, इट्स लाइक कि आपने हमारे साथ चीटिंग की, हमारी बातचीत चल रही थी, आपने हमें बताया भी नहीं, और ऑल ऑफ द सडन आप इस ऑकस में चले गए. तो फ्रांस जो है वो एक मीन्स फ्रांस एक इंडिपेंडेंट देश है ऑफ कोर्स, राइट. नेटो के बारे में भी कई बार इमैनुअल मैक्रोन साहब ने बताया है कि नेटो जो है इट्स लाइक ये डेड हैं और नेटो कुछ काम नहीं कर पाता एक्सेट्रा. और वो कई बार कहते आए हैं कि यूरोप को खुद को अपनी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने हाथों में ले लेनी चाहिए. तो यहाँ पर कुछ दरारें हैं एज फार एज इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स इज कंसर्न, एज फार एज क्वाड, ओकस एक्सेट्रा. और यहाँ पर मोदी साहब जब जाएंगे फ्रांस, तो फ्रांस और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में बातचीत होगी, और जियो पॉलिटिक्स में कैसे फ्रांस और इंडिया मिलकर काम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर बातचीत होगी. रही बात डेनमार्क की, तो एक इंडिया नॉर्डिक समिट. बताइए नॉर्डिक देश कितने हैं? आई एम नॉट आस्किंग ए नंबर, मैं नाम पूछ रहा हूँ, तो इनके नाम आपको बताने हैं, राइट. नॉर्डिक देशों के लोकेट कीजिए इनको, इनके नाम बताइए कमेंट सेक्शन में. ये आपको प्रोवाइड करना. दिस इज टास्क नंबर 1 फॉर यू. ये होमवर्क है आपके लिए. तो इंडिया जो है वो इस नॉर्डिक समिट को अटेंड करेगा, इंडिया नॉर्डिक समिट. और यूरोपियन देशों के साथ हमारा ट्रेड और क्लाइमेट चेंज को लेकर पार्टनरशिप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होगी. एंड ऑफ कोर्स कल ही हम बात कर रहे थे ये स्वीडन और फिनलैंड के बारे में, कि अगर आपने नेटो ज्वाइन किया तो फिर रशिया ने ये कहा कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो बाल्टिक सी रीजन में रख देंगे. Strategic convergence with a Europe that looks to US as a guarantor of its security interests would require India to make important shifts in its own relationships. यूरोप जो है, जैसे मैंने आपको फ्रांस का एक पॉइंट बताया ना कि यूरोप हमेशा से यूएस पर निर्भर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें जो है वो यहाँ पर चेंज हो रही हैं. भारत को G7 की मीटिंग में एज ए इनवाइट किया गया है, इनविटेशन दिया गया है कि आप यहाँ पर इस मीटिंग में आइए, G7 की मीटिंग को अटेंड कीजिए. और यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत जो है वो एक लंबे समय से चल रही है. अब भारत ने यूएई के साथ, लेट मी राइट इट डाउन हियर, ये वीडियोस अवेलेबल हैं, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ बातचीत हो रही है. तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील्स है ना, ये डील्स फ्यूचर में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम करने वाले हैं. तो ये बातचीत लंबे समय से पेंडिंग है, और होपफुली ये जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की, इसमें इसको एक प्रकार की एक बूस्ट जो है वो मिलेगा. सो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज प्राइम मिनिस्टर मोदीज 3 नेशन टूर. यूरोप की जो टूर है उसके साथ जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ तो शेयर कर दिए हैं. अब हमें इस पर नज़र रखनी है. जैसे जैसे अलग अलग देशों में प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे, हमें आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स पढ़ने को मिलते रहेंगे, एंड विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. ठीक है दोस्तों, बात करते हैं बिल एसेंट, ए डिले एंड द गवर्नर्स ऑप्शंस. द हिंदू का ये आर्टिकल है. इस आर्टिकल को लिखा है पीडीटी आचार्य साहब ने, और पीडीटी आचार्य जो हैं वो लोकसभा के
रिटायर्ड सेक्रेटरी जनरल हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल। आई एम श्योर यू नो कि एक आईएएस ऑफिसर जो होते हैं उनकी पोस्टिंग लोकसभा और राज्यसभा में भी होती हैं, और सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के रहना यानी कि जो लोकसभा की जो पूरी सिस्टम है उसके बारे में एक्सपर्ट नॉलेज एक व्यक्ति की आ जाएगी जब वो इस लेवल पर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में या फिर स्टेट लेवल की असेंबली में काम करते हैं तो राइट। तो ये आर्टिकल जो है वो मुझे बहुत पसंद आया। अब एक के बाद एक इसके इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को देखते हैं। तमिलनाडु में एक चीज़ चल रही है, वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है यानी कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वर्सेस स्टेट गवर्नर, ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। अब बताइए दोस्तों कि क्या ये सिर्फ पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ है? क्या सिर्फ तमिलनाडु में ही ऐसा हुआ है? नो, ये चीज़ जो है वो हर समय पर अलग अलग जगहों पर हमें देखने को मिलती है। आई गिव यू वन एग्जांपल। जब नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उस टाइम पर कमला बेनीवाल नाम के गवर्नर थे, गुजरात के महिला गवर्नर थे, और कमला बेनीवाल मैडम और चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के बीच में मीन्स टसल जो है वो चलती रहती थी। और उस टाइम पर ऐसी बहुत सारी बातें हमें प्रेस में, मीडिया में, एडिटोरियल आर्टिकल्स में पढ़ने को मिलती थी कि इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। मनमोहन सिंह साहब की जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो गवर्नर्स का इस्तेमाल जो है वो ओपोजिशन स्टेट्स को कुचलने के लिए कर रही हैं एक्सेट्रा। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। आज यही सिचुएशन, वही चीफ मिनिस्टर आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और आज कुछ ऐसे ओपोजिशन राज्य जो हैं वहाँ पर हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो मनमोहन सिंह साहब की हो चाहे नरेंद्र मोदी साहब की हो, गवर्नर जो हैं उनका इस्तेमाल हमेशा इस प्रकार की चीज़ों के लिए किया गया है। गिविंग एसेंट to the National Eligibility Cum Entrance Test NEET bill linked to an all India pre-medical entrance test passed by the state assembly। ये जो वर्सेस वाली सिचुएशन चल रही है ना अभी तमिलनाडु में, ये नीट बिल को लेकर है। अब नीट बिल में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, आज हम उस विषय पर बात नहीं करने वाले हैं। हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर जो हैं उनके पावर्स क्या हैं, कुछ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और लॉजिकल चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे कि क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, दुनिया के दूसरे देशों में किस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर। हमारे देश में जो गवर्नर है ना, हमारे राज्य के जो गवर्नर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो प्रेसिडेंट को कहेंगे वो चीज़ प्रेसिडेंट साहब को करनी पड़ेगी, और वही चीज़ करते हैं वो जब गवर्नर को अपॉइंट करने की बात आती है तब। अब ग्रास रूट रियलिटी क्या है ये समझ लीजिए आप। ये चीज़ें आपको आर्टिकल में या फिर लक्ष्मीकांत में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ऑब्जर्वेशन से और ग्रास रूट रियलिटी से आपको ये पता चलता है कि कैसे व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाता है। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें बहुत प्रकार के लोग काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो डायरेक्शन देंगे, थिंक टैंक होंगे पार्टी के लिए कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए एक्सेट्रा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्शंस जीत पाएंगे। उनके अंदर वो उनकी लोक चाहना नहीं होती है, लेकिन जो लोक चाहना वाले लीडर्स होते हैं उनको पता होता है कि ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गिव यू एग्जांपल कि अगर नरेंद्र मोदी साहब हैं तो नो डाउट राइट उनकी लोक चाहना बहुत ज़्यादा है, पूरे देश में है, राइट, वर्ल्ड ओवर भी है, राइट। लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनके अंदर कुछ है कि उनको देखने के लिए लोग जाते हैं, उनको सुनने के लिए लोग जाते हैं। ये करिश्मा उनके अंदर है, इसमें हम डिनाई बिल्कुल कर ही नहीं सकते। अब नरेंद्र मोदी साहब को पता है कि उनसे भी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, उनसे भी ज़्यादा बुद्धिशाली लोग जो हैं वो बीजेपी में होंगे, राइट। वो लोग फ्रंट में काम नहीं करते हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी साहब को कुछ कभी ना कभी उनको एडवाइस देंगे। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो वो इन थिंक टैंक्स के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये इश्यू है, इसमें क्या करना चाहिए एक्सेट्रा, और वहाँ से उनको वो मदद मिल जाएंगी। एक प्रकार के गुरु जो हैं, कुछ ऐसे चाणक्य टाइप लोग जो हैं वो हर पार्टी में, हर एक देश में होते ही हैं, राइट। लेकिन ये
लोग जो हैं वो इलेक्शंस नहीं जीत पाते, ऐसे लोग। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, राइट, मैं बहुत ही डीप लेवल पर आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐसे कुछ थिंक टैंक होते हैं, राइट, टीटी। देन यू हैव कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, राइट, बहुत मेहनत की है उन्होंने। आई नो वजूभाई वाड़ा नाम के एक राजकोट के ही पॉलिटिशियन हैं, और कर्नाटका के वो गवर्नर थे, अभी हैं या नहीं आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो कर्नाटका के गवर्नर रहे। अब वजूभाई वाड़ा जो हैं वो सौराष्ट्र में, गुजरात में काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन है, वो गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और नरेंद्र मोदी साहब के साथ उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हैं, एक ही पार्टी में है ऑफ कोर्स। तो जब प्राइम मिनिस्टर को ये इलेक्शन लड़ना था, तो राजकोट की जो सीट है वो सीट ये जो वजूभाई है उन्होंने इस सीट को वैकेट कर दिया, और फिर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो वहाँ से खड़े रहें। ऐसा कुछ था, मीन्स चीफ मिनिस्टर के टाइम पर ऐसा कुछ था, चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर, नॉट श्योर एग्जैक्टली, लेकिन एक पॉलिटिशियन जो हैं उन्होंने इतना किया मोदी साहब के लिए। और फिर ऑफ कोर्स जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने, मीन्स अब वजूभाई वाला जो हैं वो एक समय पर इलेक्शंस जीत जाते थे, लेकिन अब वो उतने फेमस नहीं थे, नए चेहरे आ गए। तो एज ए सॉर्ट ऑफ थैंक यू जेस्चर उनको गवर्नर बनाया गया, और पार्टी का एक व्यक्ति है, राइट, पार्टी के लिए उसने इतने साल काम किया, पार्टी ही उसका सब कुछ होता है, क्योंकि 30 40 50 60 ईयर्स 50 ईयर्स तक उन्होंने काम किया, ये सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, तो बचपन से ही पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये लोग जो हैं वो एक प्रकार से पार्टी का काम भी कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम भी कर देते हैं जब उनको गवर्नर बनाया जाता है तब। दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जनरली स्पीकिंग, राइट, मैक्सिमम चांसेस यही है कि जो गवर्नर जिसको बनाया जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर या फिर जो पार्टी होती है वो उसी व्यक्ति का नाम सजेस्ट करती है जो व्यक्ति उस राज्य में रहकर पार्टी का काम कर सकें, राइट। तो ये चीज़ अगर आप न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी ही, आपने बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई देखी होगी। फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप में एक मिस्टर कोई पटेल है, मैं नाम भूल गया उनका, उनको जब अपॉइंट किया गया एज ए सॉर्ट ऑफ गवर्नर, राइट, वहाँ पर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वहाँ पर बहुत इश्यूज हो गए, राइट, वहाँ के लोग जो हैं वो सड़कों पे उतर गए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे। एनीवे, Article 154, Sub-Article 1 of the Constitution vests in the governor the executive power of the state. He is required to exercise that power in accordance with the Constitution. Article 154, Sub-Article 1 जो है Constitution का, वो ये कहता है कि Constitution में जो चीज़ें लिखी गई हैं उन चीज़ों को गवर्नर को फॉलो करना है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर बेसिकली जो भी चीज़ गवर्नर को कहेंगे, राइट, वो चीज़ गवर्नर को करनी पड़ेगी। गवर्नर इज ओनली ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो राज्य का किसके पास होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। ये एक प्रकार की जो कहते हैं ना कि रबर स्टैंप वाली पोजीशन है कि आपको जो चीफ मिनिस्टर कहेंगे वो चीज़ आपको करनी है। ऑफ कोर्स अगर चीफ मिनिस्टर आपको कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कहे तो वो चीज़ आपको नहीं फॉलो करनी है। यहाँ पर ये लिमिटेशंस भी हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ चीज़ कहे, अगर चीफ मिनिस्टर आकर कहे कि इसका मर्डर कर दो तो फिर गवर्नर को ऐसा नहीं है कि वो मर्डर करना है। यू नो, इतनी लॉजिकल, इतना थोड़ा सॉल्ट लेकर हमें चलना है। 1974 में शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में क्या डिसीजन लिया 1974 में, ये लाइन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है, वी डिक्लेयर दैट द लॉ ऑफ दिस ब्रांच ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज to be that the president and the governor, custodians of all executives and other powers under various articles, shall by the virtue of this provision exercise their former constitutional powers only upon and in accordance with the advice of ministers, save in a few well-known exceptional situation। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी एक्सेप्शन, उसको भी हम देखेंगे। बाकी जो गवर्नर हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगेन व्हेन आई से काउंसिल, प्रेसिडेंट को पीएम और गवर्नर को सीएम की बातें जो हैं वो माननी है। डॉक्टर आम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कहा था? द गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो फंक्शंस विच ही कैन डिस्चार्ज बाय हिमसेल्फ, नो फंक्शंस एट ऑल। कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है
ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, कि गवर्नर अपने आप कोई चीज़ करे, ऐसे कोई भी फंक्शंस जो है ऐसे पावर्स उनको देने ही नहीं चाहिए। और सरकार या कमीशन ने भी इस बात को कहा है कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज फार एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली, कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली यानी कि मेजोरिटी में जब तक कोई व्यक्ति की सरकार है, तब तक अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर गवर्नर को कोई सलाह देते हैं, कोई एड या फिर एडवाइस देते हैं, तो उस चीज़ को गवर्नर को फॉलो करनी है। अब जो हम कह रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में, जब लेट्स से इलेक्शंस हो गए और टाई अप जैसी सिचुएशन है, 3 पार्टीज हैं और एक पार्टी को, लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ एग्जांपल, ठीक है, आप सिर्फ समझ लीजिए, आंकड़ों पर मत जाइए। तो एक पार्टी जो है उसको लेट्स से 25-30 वोट मिले हैं, बाकी की 2 पार्टीज को मिलाकर उनके कुछ 30-40 वोट हो रहे हैं, 25-30 वोट उनके हो रहे हैं दोनों को मिलाकर। तो इस टाइम पर कंफ्यूजन है कि 2 पार्टीज मिलकर राज करेगी या फिर एक अकेली पार्टी जीतेगी। तो ऐसी कंफ्यूजन की सिचुएशन में गवर्नर जो है वो डिसीजन लेते हैं कि वो एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को बुलाकर डिसीजन लेंगे कि भाई आप सरकार फॉर्म कर सकते हैं एक्सेट्रा। ये तो ऐसे समय पर वो खुद एक्ट कर सकते हैं। बाकी जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर एक चीफ मिनिस्टर की सरकार है, जब तक उनके पास मेजोरिटी है, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि गवर्नर को सीएम की बात माननी पड़ती है। 2016 में 5 जज की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है, नंबाम रेबिया केस, इसमें भी अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की उसी चीज़ों को कोर्ट ने फिर से रीअफर्म्ड किया, राइट। अब एसेंट की जो बात है, एसेंट ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट इज नेसेसरी फॉर ए बिल टू बिकम लॉ। लोकसभा में से कोई बिल पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया, वहाँ पर पास हो गया, तो फिर प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन करते, तब ये लॉ बनता है। सेम थिंग गोज विथ स्टेट लेवल के लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास किया, गवर्नर के पास गया, जब वो साइन करते तब वो लॉ बन जाता है। अगर किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, तो वहाँ पर इसी प्रकार की चीज़ें होती है और फाइनली गवर्नर को उस बिल पर साइन करनी पड़ती है, तब जाकर वो लॉ बनता है। अब आर्टिकल 200 जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 4 ऑप्शंस, जब एक बिल लेट्स से लेजिस्लेटिव असेंबली में से पास हो गया और वो बिल जब गवर्नर के पास जाता है, तो उनके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो उस बिल को एसेंट दे दे, एसेंट यानी कि यस, उस बिल को पास कर दे। दूसरी चीज़ है कि वो अपने एसेंट को विथ होल्ड करे, विथ होल्ड यानी कि वो लेट्स से कि रिजेक्ट कर दे, राइट, वो मना कर रहे हैं। नंबर 2। नंबर 3, वो प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को रिजर्व कर देते हैं। प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने का मतलब यह है कि वो प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, वो कहेंगे कि ये बिल जो है वो प्रेसिडेंट देखेगा या फिर देखेंगे। जब प्रेसिडेंट के बोल में कोर्ट चला जाता है तो डिसीजन प्रेसिडेंट ही लेंगे, फिर गवर्नर जो है वो डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। और 4th ऑप्शन जो है वो यह है कि उस बिल को वो वापस लेजिस्लेचर को भेजते हैं, उस घर में जो लेजिस्लेटिव हाउस है उसको वापस वो बिल देते हैं। और जब ये बिल गवर्नर वापस भेजते हैं, उसका मतलब यह है कि उस बिल के कुछ ऐसे, या फिर पूरा बिल या फिर बिल के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको लेकर प्रेसिडेंट खुश नहीं है, तो वो अपने कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं कि ये चेंजेस जो हैं वो आप कर दीजिए। और जब ये बिल गवर्नर भेजते हैं तो जो लेजिस्लेचर है उसको जल्द से जल्द क्विकली उस चीज़ पर काम करना पड़ता है, क्योंकि जब कोई बिल आपकी असेंबली में से पास करते हैं, उसका मतलब यह है कि उस लॉ की जल्द से जल्द रिक्वायरमेंट है, वरना तो उस बिल को आप टाइम ही क्यों देते। बहुत सारी ऐसी पेंडिंग चीज़ें हैं। एक लॉजिकल बात यही है ना कि जब हम किसी बिल को हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है, उसका मतलब यह है कि उसकी रिक्वायरमेंट है, समाज में, देश को उस पर्टिकुलर लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे समय पर अगर गवर्नर वापस उस बिल को भेजते हैं तो लेजिस्लेचर को जल्द से जल्द उस बिल में जो भी चेंजेस करने हैं नहीं करने हैं वो हाउस तय करेगा, लेकिन एक्शन जो है वो क्विकली लेनी पड़ती है। अब लेजिस्लेचर के पास जब ऐसा बिल वापस आता है तो लेजिस्लेचर पर डिपेंडेंट है कि वो कुछ अमेंडमेंट्स को फॉलो करे या ना करे, ये टोटली लेजिस्लेचर पर डिपेंडेंट है। लेकिन जब ये बिल जो है वो वापस गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू गिव एसेंट टू द बिल। फिर सेकंड टाइम जो है ये बिल वापस रिटर्न नहीं किया जा सकता। अपने एक बिल जो है, मैं थोड़ा विस्तार से यहाँ पर बात करना चाहता हूँ
ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एल इज़ लेजिस्लेचर, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड जी इज़ गवर्नर। तो एक बिल जो है वो आपने गवर्नर को भेजा, गवर्नर खुश नहीं है, गवर्नर ने वापस उस बिल को आपको दे दिया। अब आपने जो भी चेंजेस इसमें करने थे या फिर चेंजेस नहीं किया, आपने सोचा कि चलो गवर्नर की एक भी बात नहीं माननी है, ऐसा ही बिल जो है वो वापस भेजते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन भी हैं, और जब सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम आया था, जब सेकंड टाइम गवर्नर के पास ये बिल जाता है तब गवर्नर वापस नहीं भेज सकते, गवर्नर को इसको एक्सेप्ट ही करना है। इसमें फिर बाकी के 3 ऑप्शंस नहीं आएंगे, एक्सेप्ट ही करना है। द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु रिटर्न द नीट बिल, ये नीट बिल जो है वो रिटर्न किया, और फेब्रुवरी में तमिलनाडु की जो सरकार है, वहाँ की जो असेंबली है, उसने एक स्पेशल सेशन रखा इस नीट बिल को लेकर, और ये बिल जो है वो वापस गवर्नर को दिया। 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन गवर्नर ने कोई एक्शन नहीं ली, और राजभवन से ये बात आई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द इश्यू। अलग अलग राज्यों में यही बात जो है वो इसी चीज पर आकर अटक जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि गवर्नर को 1 दिन में, 2 दिन में, 15 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1000 साल के अंदर कब इसको पास करना है, ऐसी कोई भी फिक्स टाइमलाइन नहीं दी गई है। और इसी चीज का दुरुपयोग जो है वो गवर्नर्स करते हैं। द गवर्नर कैन पोस्टपोन द डिसीजन इनडिफाइनाइटली, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। द रीज़न इज, इसलिए मैंने आपको समझाया कि कोई भी लॉ जब हम पास करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसिटी होती है, इसलिए उसको पास करते हैं, वो नीड ऑफ द आवर होती है। और ऐसे समय में जब एक रॉन्ग व्यू लिया जाए, एक गलत चीज़ समझ करके भाई एक ओमिशन जो है, टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई है, तो फिर आप इनडिफाइनाइट यानी कि अनलिमिटेड टाइम ले लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल at all. The option mentioned in Article 200 is meant to be exercised by the governor without delay. ये जो आर्टिकल 200 में बात बताई गई है, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रकार के डिले के बिना गवर्नर को इसमें एक्शन लेनी है। The context of the Article 200 needs to be understood to be able to take the correct decision. ये context जो है आर्टिकल 200 का, ये समझकर राइट डिसीजन लेना होगा। और भले ही टाइम उसमें ना लिखा गया हो, लेकिन मतलब यही है कि आपको जल्द से जल्द ऑन द स्पॉट, अगर आज हो सके तो उसको कल पर प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। It is obvious that if the governor does not exercise any of those options, he will not be acting in conformity with the constitution, because no action is not an option contained in Article 200. ना कोई भी एक्शन ना लेना, इसके बारे में क्लियरली बात नहीं है आर्टिकल 200 में। और जब आप एक्शन नहीं लेते हैं तो जानबूझकर आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज कर रहे हैं, आपकी जो पोजीशन है उसका मिसयूज कर रहे हैं जब आप ऐसी चीज करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नर टू एक्ट विदाउट डिले। और जब गवर्नर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे गवर्नर हो, तो इसका मतलब यह है कि जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर हैं, राइट, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसके पावर्स को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, क्योंकि लोगों ने वोट देकर, लोगों की जो चॉइस है, वो चीफ मिनिस्टर, वो पार्टी जो है वो उस राज्य की सरकार बना रही है या फिर वो सरकार चला रही है। और फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के ओमिशन को, या फिर आपने जानबूझकर एक लूपहोल क्रिएट किया और उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। जस्ट इमेजिन कि अगर आप लेट्स से एक IAS ऑफिसर हैं या फिर एक IPS ऑफिसर हैं, राइट, और आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चाहती है आपसे, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनफॉर्मल एक आदेश दिया कि भाई आप ऐसा कीजिए, लेकिन आप अपनी जिद पर या फिर आपको जो सही लग रहा है वही आप कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, राइट। भले ही चले मान लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट गलत है, आपको कुछ इनफॉर्मली कुछ आपसे चीफ मिनिस्टर आपको बुलाते हैं और पर्सनल लेवल पर कुछ कहते हैं कि देखिए आपका मुझे ये काम है, आप मुझे ये काम कर दीजिए, आप वो काम नहीं करते हैं, तो क्या होगा? आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपको कुछ ऐसी जगहों पर ऑन द स्पॉट ट्रांसफर हो जाएगा। इवन इफ यू आर IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर्स, राइट, आपका ट्रांसफर वो करवा देंगे, फटाफट करवा देंगे, 1 सेकंड में ये चीज हो जाएगी। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको पता है कि एक राज्य में गवर्नर जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं, तो उनका ट्रांसफर क्यों नहीं करती है?
सोचने वाली बात है ना. दिस इटसेल्फ मीन्स, ये चीज़ अपने आप में दिखाती है कि यहाँ पर जानबूझकर ये चीज़ जो है वो की जाती है. मनमोहन सिंह साहब के टाइम में भी ऐसा ही था कि, और उसके पहले भी चले जाएंगे, देन एज वेल यू विल फाइंड. क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि बीजेपी को ऐसा कर रहे हैं. नो, इट्स नॉट बीजेपी कांग्रेस. मुझे किसी पार्टी का कोई फंडिंग तो मिलता नहीं है. अगर मिलता तो मैं ये इस काम में ही भी नहीं होता, और मुझे चाहिए भी नहीं फंडिंग. आई एम जस्ट सेइंग, गिविंग यू एग्जांपल कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, यूपी हो, चाहे एनडीए हो, ये लोग जो है ना, ये गवर्नर की पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते आए हैं और आने वाले समय में भी करेंगे. यूके और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि यूके में जो मोनार्क हैं या वहाँ की जो रानी है, राजा है, तो वो पार्लियामेंट अगर कोई चीज़ करती है तो फिर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती. सेम थिंग वाज विद ऑस्ट्रेलिया एज वेल. और हमारे यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट की एक प्रकार से धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं बाय यूजिंग सम लूप होल्स. और आर्टिकल 361 जो है वो कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं ये आंसरेबल नहीं है. आंसर किसको देना पड़ेगा? जवाब तो इलेक्टेड गवर्नर को देना पड़ेगा. तो प्रेसिडेंट और गवर्नर कुछ भी करे, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. फ़र्क पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर को, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, क्योंकि लोग जो हैं वो उस पर्टिकुलर सरकार के ऊपर प्रश्न उठाएंगे. अब नीट के साथ जुड़े हुए कितने सारे तमिलनाडु के स्टूडेंट्स होंगे, उनके भविष्य का क्या, ये चीज़ नहीं सोची, राइट. पार्टी को क्या चाहिए, वो चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है. एंड दिस इज़ ए रियलिटी. अब मैं चाहता हूँ कि आप इस विषय के बारे में आराम से, विस्तार से सोचिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए. दैट्स इट. द रीज़न इज़, इंटरव्यू में तो आई डोंट थिंक सो, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, ये गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट वाला विषय, जो हर साल, अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हर साल 2-3 राज्यों में ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती ही है. नेक्स्ट अप, जम्मू एंड कश्मीर पोल्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है. एज यू कैन सी, ये रहा जम्मू एंड कश्मीर का मैप, राइट. ये यूनियन टेरिटरी है. एज यू नो के 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था उसको हमने 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया. तो एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, राइट. और ये रहा पूरे लद्दाख का मैप. यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर टच हो रही है. एंड दिस इज़ ऑल. इसमें कुछ पोर्शन जो है वो पीओके हैं, कुछ अक्साई चीन वाला पोर्शन है जो फिलहाल चाइना के पास है. बट हमारा फोकस जो है दैट इज़ ऑन जम्मू एंड कश्मीर. ओके, अब एक गैजेट नोटिफिकेशन इश्यू हो चुका है. इट्स अबाउट फाइनल डीलिमिटेशन. डीलिमिटेशन यानी कि सीमांकन. इसका मतलब क्या है कि बाउंड्रीज बना लेना, या फिर एक डीलिमिटेशन यानी कि किसी चीज़ की बाउंड्री या फिर लिमिट्स तय कर लेना. अब जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 2 सालों से ये एक्सरसाइज चल रही थी, और डीलिमिटेशन जो है वो असेंबली इलेक्शंस से पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेप था. इसके बिना असेंबली इलेक्शंस नहीं हो सकते, क्योंकि जो आपकी नई यूनियन टेरिटरी है, पहले जो यूनियन टेरिटरी मीन्स जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट था, ये पूरा रीजन था, इसलिए अब ये वाला रीजन है. तो इसमें आपको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी तो डिवाइड करनी पड़ेगी. तो दैट्स व्हाट डीलिमिटेशन इज़ ऑल अबाउट. कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है, इसने क्या किया, इसने जम्मू एंड कश्मीर को एक पूरे यूनिट के तौर पर देखा. पहले क्या था कि हमेशा जम्मू एंड कश्मीर में एक वैली वाले रीजन मीन्स एक ही राज्य का पार्ट था, लेकिन वैली और जम्मू ये 2 रीजन्स ऐसे देखे जाते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. पहले ऐसा था कि वैली जो है उसके पास ज़्यादा पावर्स थे कंपेयर टू जम्मू रीजन, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब चीज़ों को अच्छी तरीके से डिवाइड किया गया है. फाइनल डीलिमिटेशन जो ऑर्डर है ना, उसमें ऐसा है कि जम्मू रीजन में 37 पहले जो सीट्स थी, अब ये 43 सीट्स हो चुकी हैं. और कश्मीर रीजन जो है उसमें 46 सीट्स थी, लेकिन अब 47 सीट्स हो चुकी हैं. तो रिमेंबर, जम्मू में 43 और जो कश्मीर वाला रीजन है तो उसमें 47 सीट्स. ठीक है, ये आंकड़ा आपको याद रखना है. पहली बार यहाँ पर ऐसा हुआ है कि टोटल 9 सीट्स
शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इसमें से 6 सीट्स जम्मू की और 3 सीट्स जो हैं वो वैली रीजन में, कश्मीर रीजन में। टोटल 9 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हैं। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि अगर ये राज्य बन जाएगा तो राज्य के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो राज्यसभा में और लोकसभा में भी आएंगे, राइट। तो इसकी सीट्स जो हैं उसको भी 18 असेंबली सीट्स जो हैं वो भी इसमें तय की गई हैं। होपफुली जितनी भी जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी को ये जो डीलिमिटेशन कमीशन का जो फाइनल नोटिफिकेशन आया है तो होपफुली ये एक्सेप्टेबल ही होगा। और अब हमें चाहिए कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो असेंबली पोल्स में। और हिमाचल प्रदेश और गुजरात के जो इलेक्शंस होने वाले हैं लेटर दिस ईयर, तो उस वक्त यहाँ पर भी इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। और पूरा एक फिर से जम्मू एंड कश्मीर जो है एक नया जो एरिया है इसको हम फिर से एक राज्य के तौर पर डिक्लेयर कर सकते हैं। फिलहाल ये यूनियन टेरिटरी है। और याद होगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब आर्टिकल 370 हटाई गई तो उस टाइम पर उन्होंने एक एड्रेस भी किया था देश को। और उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि इसको ऐसा नहीं है कि हम हर हमेशा ये यूनियन टेरिटरी के तौर पर ही रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। सरकार ने इसको फिलहाल यूटी के तौर पर डिक्लेयर किया, लेकिन जो एंड गोल है वो यही है कि ये फिर से एक राज्य बन जाए, एक स्टेट बन जाए, जिसके चीफ मिनिस्टर हों, जिनके एमएलएज हों, राइट, ऐसा। और फिर वहाँ से एमपीज भी आए। तो यही इसका एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य। सेमीकॉन डिप्लोमेसी, इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खूबसूरत आर्टिकल है। सेमीकंडक्टर चिप जो है इट्स डेफिनेटली ए लाइफ ब्लड। इट्स लाइक दिमाग है, एक जो हमारा गैजेट जो है उसका एक दिमाग है, वो चीज़ों को कंप्यूट करता है, एक्शंस जो होती हैं उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आई गिव यू वन एग्जांपल कि जब आप जो लेटेस्ट हाईटेक कार्स होती हैं तो उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। और नॉट गोइंग टू मच इनटू इट, टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा नहीं, बट अगर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है और आप एक बहुत ही हार्श टर्न लेते हैं तो आपकी कार का जो कंप्यूटर है तो वो ऑटोमेटिकली कुछ टायर्स पर ब्रेक लगा देगा और कुछ टायर्स को ज़्यादा पावर दे देगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो माइक्रो सेकंड्स में होती हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे होती है? बिकॉज ऑफ चिप, सेमीकंडक्टर चिप। आपका रेफ्रिजरेटर, आपका मोबाइल फ़ोन और आजकल के हमारे सारे गैजेट्स जो हैं वो सेमीकंडक्टर चिप के साथ आते हैं। एंड वी मस्ट एडमिट दिस फैक्ट कि डेफिनेटली ये छोटी सी चीज़ जो है, ये चिप ने हमारे जीवन को और ज़्यादा आसान बना दिया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है सेमीकंडक्टर चिप का कि एक सेमीकंडक्टर चिप जो होती है ना, उसको बनाने की जो पूरी प्रोसेस है, अगर हम उसको स्टडी करें तो ऑन एन एवरेज 70 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली 70 टाइम्स ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करती है। यानी कि एक देश में फॉर एग्जांपल एक जापानीज इंजीनियर जो हैं, जापानीज इंजीनियर ये किसी डच मशीनरी, जो हॉलैंड या फिर नेदरलैंड्स जो है वो दे आर फेमस फॉर मशीनरीज, तो एक डच मशीनरी पर एक अमेरिकन फाउंड्री में, एक अमेरिकन कंपनी में जो ताइवान में है, और यहाँ पर ये जो चिप है वो प्रोड्यूस होगी। जापानीज इंजीनियर जिसने जो काम कर रहा है या फिर डिज़ाइन कर रहा है, डच मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिकन कंपनी है लेकिन ये ताइवान में है, और फिर ये चिप बन के जाएगी मलेशिया में वो पैकेज और सारी चीज़ें होगी, और फिर वो भारत पहुंचेगी, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होगा, फिर वो प्रोडक्ट किसी और देश में जाएगा। तो जस्ट इमेजिन कि पूरी दुनिया को आई वुड से कि ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए अगर कोई छोटी सी चीज़ है, छोटी लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है, दैट इज़ सेमीकंडक्टर चिप। और ये जो आईसीटी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो सेमीकंडक्टर चिप ने। इस दुनिया को फ्लैट बना दिया है, राइट। एक दुनिया जो है वो एक लेवल पर आ रही है। बहुत सारे देश जो हैं वो अब बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन गो एंड ऑन। अगर इर्द गिर्द देखें तो लगता है कि नहीं, देयर आर सो मेनी थिंग्स ये सेमीकंडक्टर चिप की वजह से।
तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और पूरी इंडस्ट्री का एक कॉर्नरस्टोन अगर कोई है तो दैट इज सेमी कंडक्टर चिप, राइट। अब जो लीडिंग एज, जो सबसे एडवांस्ड जो सेमीकंडक्टर चिप है, जिसको सब 10 nm की चिप जिसको कहते हैं, छोटी सी चिप होती है ये, इसमें मास्टरी अगर किसी देश की है तो 92% ये सब 10 nm की या फिर लीडिंग एज जो ये चिप्स हैं ये बनती हैं ताइवान और साउथ कोरिया में। ये दो देश 92%, हाँ, दुनिया के 92% टॉप कटिंग एज, लीडिंग एज सेमीकंडक्टर चिप्स ये दो देश बनाते हैं, ताइवान और साउथ कोरिया। 92%, ये आंकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ओवरऑल अगर आप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें ओवरऑल, तो 75% जितना प्रोडक्शन ईस्ट एशिया और चाइना में होता है। ईस्ट एशिया में अगेन जापान आ गया, ताइवान आ गया, साउथ कोरिया आ गया, राइट। तो ये सारे देश जो हैं वो ईस्ट एशिया में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रीडोमिनेंटली एक लायंस शेयर जिसको कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर का मीन्स प्रोडक्शन करने वाले जो देश हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर रीजन में लिमिटेड हैं। इसमें चाइना, ईस्ट एशिया आप पकड़ लीजिए, इसमें चाइना आ गया, जैसे मैंने आपको बताया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये कुछ देशों में ही सारी चीज़ें होती हैं। तो दुनिया के लगभग सभी देश जो हैं ये कुछ देशों पर हाईली डिपेंडेंट हैं। वी नो कि चाइना का बिहेवियर, चाइना किस प्रकार से चीज़ों को डोमिनेट करना चाहता है, वगैरह वगैरह। तो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है इसको डाइवर्सिफाई करने के बारे में बहुत सारे देश सोच रहे हैं, एग्जिट चाइना के बारे में सोच रहे हैं। और जो सेमीकंडक्टर चिप की वजह से जो शॉर्टेज हुई ना, तो ये सेमीकंडक्टर चिप की जो शॉर्टेज है इसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 2021 में $110 बिलियन का रेवेन्यू लॉस हुआ। एक छोटी सी चीज, लेकिन क्योंकि ये लिमिटेड क्षेत्र में बन रही है और कोविड की वजह से ये दुनिया के सभी क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाई, तो ऑटो मेकर्स को $110 बिलियन का नुकसान हुआ सिर्फ एक साल में। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। और अगर आप देखें कि दुनिया के कितने सारे अब डिवाइसेस जो हैं, और नेक्स्ट स्टेज जब 5G आएगा तब इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ये सारी चीज़ें होगी, तो सारे डिवाइसेस में ये चिप होगी। आजकल भी मोस्टली सारे डिवाइसेस में चिप होती ही है, लेकिन फ्यूचर में चिप का प्रोडक्शन क्वांटिटी भी ज़्यादा हमें चाहिए, क्योंकि अब देखिए वॉच, तो स्मार्ट वॉच आ गई तो उसमें भी चिप है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, इजंट इट। तो ये जो एक ही क्षेत्र में इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज़ नॉट ओके। इसको डिसेंट्रलाइज्ड करने की ज़रूरत है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी चिप मेकर को ये सप्लाई चेन जो है उसमें डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिला। और ऑफ कोर्स भारत हमारा देश ऐसा है जिसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम राइट स्टेप्स उठाएं तो हम ये इस अपॉर्चुनिटी को, ये जो वेव है अभी ये हमारे फेवर में है, क्योंकि दुनिया जो है वो इस सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। और सेमीकॉन डिप्लोमेसी के माध्यम से अभी तक जो हम वैक्सीन डिप्लोमेसी और दूसरी चीज़ें, फ्यूल डिप्लोमेसी, ये सारी डिप्लोमेसी की, अब सेमीकॉन डिप्लोमेसी को हमें हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में ऐड करने की ज़रूरत है। इससे हमें स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होगा। और सारे डिवाइसेस, कम्युनिकेशन के, पावर ट्रांसमिशन के जो हैं, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जस्ट इमेजिन कि आपके पावर ट्रांसमिशन के जो आपके जो डैम्स हैं, हमारे देश के जो डैम्स हैं उसको कंट्रोल करने वाले जो डिवाइसेस हैं उसमें भी सेमीकंडक्टर चिप है। जस्ट इमेजिन कि अगर युद्ध हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, हम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, राइट, जस्ट एग्जांपल के तौर पर ही हैं कि अगर किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो जाए, लेट्स से चाइना के साथ, और उनकी अगर चिप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो चिप को हैक करके डैम के जो डोर्स हैं उसको ओपन कर दे, जस्ट इमेजिन कितना नुकसान हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑयल एंड पेट्रोलियम के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोडक्ट जो भारत इंपोर्ट करता है तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो कितने सारे पैसे जो हैं, ख़ास करके डॉलर्स जो हैं, वो हम ऐसे ही दे देते हैं क्योंकि हम ये सारी चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। अगर यही सारी चीज़ें हम हमारे देश में पैदा करें तो एक तो फॉरेक्स में
थोड़ी बचत हो जाएगी हमारी, डॉलर्स हमारे पास रहेंगे। और दूसरी चीज़, खास करके चाइना जैसे देशों से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो हम नहीं मंगवाएंगे, तो वो भी थोड़े नए कस्टमर्स ढूंढेंगे और हम भी, हमारी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा ताकतवर बनेगी, हमारी इकोनॉमी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है मल्टीलेटरल और बायलैटरल कोऑपरेशन, राइट। पूरी जो वैल्यू चेन है जिसमें डिज़ाइन भी आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, पैकेजिंग आ गया। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा नहीं कि ताइवान की टेक्नोलॉजी, हॉलैंड का मशीन, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करें। आई वुड से कि चिप की डिज़ाइन जो बहुत R&D मीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, चिप की डिज़ाइन, ऐसा नहीं है फिजिकल चिप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इट्स नॉट जस्ट दैट, फिजिकल और उसमें जो जो चिप जो काम करेगी, उसकी जो सेटिंग्स हैं, उसके उसके डिज़ाइन जो हैं पूरी, राइट, सॉफ्टवेयर लेवल और हार्डवेयर लेवल दोनों पर, ये सारी चीज़ें हमारे देश में डिज़ाइन हो सकती हैं, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो चिप को डिज़ाइन करती है, तो उसमें भारत के लोग काम करते हैं। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, राइट। प्लेटफॉर्म की कमी है, तो वो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग भी यहाँ पर हो। और क्वाड इसमें एक बहुत ही, जैसे हमने बात की कि कैसे इसको स्टार्ट किया जा सकता है या फिर क्या क्या इसके अलग अलग पिलर्स हैं, तो एक मल्टीलेटरल, बायलैटरल कोऑपरेशन, वन टू वन देश, लेट्स से ताइवान और इंडिया मिलकर यहाँ पर चीज़ों का प्रोडक्शन करें। मल्टीलेटरल लेवल पर क्वाड एक अच्छा ऑप्शन है। जो रॉ मटेरियल चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है। यूएसए और जापान की कंपनीज जो हैं वो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग और एडवांस्ड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, लॉजिक और मेमोरी सेगमेंट में उनकी काफ़ी कंपनीज जो हैं वो काफ़ी आगे हैं, तो उन कंपनीज से भारत सीख सकता है। इसी के साथ जो पूरा एशिया पैसिफिक रीजन है उसको फ़ायदा हो सकता है। आसियान के देशों के साथ हम मिलकर काम कर सकते हैं। और हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें भी हमें मीन्स इसके साथ इसको सेमीकॉन डिप्लोमेसी को अलाइन किया जा सकता है। पूरे नेबरिंग साउथ एशिया रीजन का फ़ायदा होगा, राइट। अगर हम भारत इसमें स्टैंड लें तो कलेक्टिव ग्रोथ होगा पूरे सार्क रीजन का, पूरे बिम्स्टेक रीजन का। और 2030 तक ये जो सेमीकंडक्टर की मार्केट है ये $1.2 ट्रिलियन की होने वाली है। तो ये एक ऐसा सनराइजिंग सेक्टर है जिसमें हमें लेट नहीं होना है। दिस इज़ द राइट टाइम टू जंप इन। फिर लेट हो गए तो फिर ये फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा। The recently announced Semicon India program, which provides 10 billion fiscal support and other non-fiscal measures, shows strong political will and is a step in the right direction. कल का अगर आपने फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, राइट। इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, हर रोज़ ये फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस की सीरीज़ आती हैं। इसमें हमने कल सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के बारे में बात की थी, राइट। $10 बिलियन का फिस्कल सपोर्ट है इसमें। और हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल प्लेयर्स भी हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे लोग भी काम करते हैं, वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन इकोसिस्टम है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सारी चीज़ें हमारे पास है। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो कल का प्रोग्राम था, फ्राइडे को इसको लॉन्च किया, तो उन्होंने बताया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि सेमीकंडक्टर में सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो ऐसा नहीं है कि हमें करनी चाहिए, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। दुनिया में अगर हमें आगे रहना है तो इसमें हमें सेल्फ रिलायंट रहना ही पड़ेगा। काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें, और हकीकत भी बताई है। आई होप डियर फ्रेंड्स आज की इस डिस्कशन से आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी और काफ़ी सारी चीज़ों को आपने रिवाइज कर लिया होगा। अगेन लेट मी रिमाइंड वन मोर टाइम, प्लीज़ प्लीज़ अभी आपने शेयर नहीं किया देन डू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून। स्टे क्यूरियस, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑलवेज, एंजॉय योर वीकेंड, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।